तो अब कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान में बहुविकल्पी निश्चित उत्तरी तथा अति लघुत्तरी प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं पहले तो उनको देख लेते हैं, और आंकिक प्रश्नों तथा विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 बना देंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? तो देखिए मूल मात्रक 7 होते हैं, जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला तथा मोल होते हैं। तो इन 7 मूल मात्रकों में से सिर्फ यहाँ पर किलोग्राम दिया है, अतः जो सही विकल्प है वह है तीसरा किलोग्राम। फिर अगला प्रश्न है, यदि वायु का ताप इतना गिर जाए कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संतृप्त जलवाष्प हो जाए तो ओस गिरती है, ओस नहीं गिरती है, कुहासा पड़ता है या कोहरा पड़ता है? तो इसका सही विकल्प है पहला, ओस गिरती है। फिर अगला प्रश्न है, एक लाल रक्त कणिका का व्यास 10⁻⁻⁵ मीटर है, इसका मान माइक्रोन में होगा? 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन या 1 माइक्रोन? तो देखिए जो 1 माइक्रोन होता है वह 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि यह कहा जाए कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे, तो यह जो 10⁻⁻⁶ गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/10⁻⁻⁶ माइक्रोन। और चूंकि पर्सन ने हमसे पूछा है कि 10⁻⁻⁵ मीटर में कितने माइक्रोन होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, 1 जो 10⁻⁻⁶ है इसमें हम गुणा करा देंगे 10⁻⁵ से। तो चूंकि यहाँ पर 10⁻⁻⁶ बटे में है, ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यह घात प्लस की हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 10⁻⁻⁵ ऊपर है और गुणे में हो जाएगा 10⁻⁻⁶ जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 6 में से 5 घात घट जाएगी तो बचेगा 10⁻1, तो यह बचेगा सिर्फ 10 माइक्रोन। अतः जो सही विकल्प है वह है दूसरा, 10 माइक्रोन। फिर अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा है, उसका प्रतिबिंब उससे 4 मीटर दूरी पर बनता है। मनुष्य की दर्पण से दूरी है 4 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर या 8 मीटर। तो देखिए समतल दर्पण से किसी ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी होगी तो उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब उस दूरी से दुगना बनेगा, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि समतल दर्पण और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी प्रतिबिंब की आधी होगी। तो चूंकि यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर दे रखी है, अतः जो मनुष्य की दर्पण से दूरी होगी वह 4 की आधी होगी, अर्थात 2 मीटर होगी। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा, 2 मीटर। फिर अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। f बराबर r, f बराबर r/2, f बराबर 2r, f बराबर r²। जो सही विकल्प है वह है दूसरा, f बराबर r/2। फिर अगला प्रश्न है, अपकेंद्र बल क्या है? विद्युतीय बल, काल्पनिक बल, गुरुत्वीय बल या नाभिकीय बल? तो इसका सही विकल्प है दूसरा, काल्पनिक बल। फिर अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है न्यूटन, जूल, अर्क या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? तो इसका सही विकल्प है पहला, न्यूटन। फिर अगला प्रश्न है, औसांक ज्ञात करने के लिए उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। वेंचुरी मीटर, प्रतिरोध तापमापी, जूल्स कैलोरीमीटर या आर्द्रता मापी? तो इसका सही विकल्प है चौथा, आर्द्रता मापी। फिर अगला प्रश्न है, मूल मात्रक है मीटर, मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन या जूल? तो देखिए 7 मूल मात्रकों में से यहाँ पर एक ही मूल मात्रक दिया हुआ है जो कि है मीटर, अतः सही विकल्प है पहला, मीटर। फिर अगला प्रश्न है, ओम मात्रक है धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का या विशिष्ट प्रतिरोध का? तो सही विकल्प है तीसरा, प्रतिरोध का। फिर अगला प्रश्न है, ml इनवर्स T⁻⁻2 विमी सूत्र नहीं है, दाब का, प्रतिबल का, यंग गुणांक का या शक्ति का? तो देखिए जो यह विमी सूत्र है यह दाब का भी है, प्रतिबल का भी है, यंग गुणांक का भी है, लेकिन शक्ति का नहीं है, अतः जो सही विकल्प है वह है चौथा, शक्ति का। फिर अगला प्रश्न है, धूसर पाला पड़ने के लिए अनुकूल अवस्था है वायु का बहना, वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना, आकाश का स्वच्छ ना होना, भूमि के निकट का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना? तो इसका सही विकल्प है चौथा, भूमि के निकट का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना। फिर अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु h ऊंचाई से गुरुत्वीय क्षेत्र में विरामा अवस्था से नीचे गिराई जाती है तो उसका वेग होगा v बराबर u प्लस gt, v बराबर हाफ gt², v बराबर √2gh या v बराबर हाफ gh। और देखिए यहाँ सभी संकेत अपने सामान्य अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है तीसरा, v बराबर √2gh।
फिर अगला प्रश्न है, निम्न भौतिक राशियों में कौन सी राशि का मात्रक मूल मात्रक है? बल, क्षेत्रफल, द्रव्यमान या घनत्व? तो सातों मूल राशियों में से यहाँ पर जो मूल राशि है वह है द्रव्यमान, अतः जो सही विकल्प है वह है तीसरा द्रव्यमान। फिर अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम प्रति सेंटीमीटर। तो देखिए जो यहाँ पर ये सेंटीमीटर दिए हुए हैं तो इन सेंटीमीटरों की जगह पर यहाँ पर मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर ना पढ़कर यहाँ पर मीटर पढ़ेंगे। तो पहला विकल्प है ओम प्रति मीटर, दूसरा विकल्प है ओम मीटर, तीसरा विकल्प है ओम प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा विकल्प है ओम मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही विकल्प है वह है दूसरा ओम मीटर, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर की जगह पर आपको मीटर समझना है। फिर अगला प्रश्न है, वायु दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर? तो इसका सही विकल्प है पहला न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फिर अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, अनंत हो जाता है या कम हो जाता है? तो इसका सही विकल्प है चौथा कम हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, यदि हम किसी उत्तोलक पर कम बल लगाकर अधिक भार उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि बल वाली भुजा भार वाली भुजा से बड़ी हो, भार वाली भुजा बल वाली भुजा से बड़ी हो या बल वाली भुजा भार वाली भुजा के बराबर हो या किसी के छोटा बड़ा होने से उठाने वाले भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है पहला बल वाली भुजा भार वाली भुजा से बड़ी हो। फिर अगला प्रश्न है, किसी पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.5 मिलीमीटर है तथा शीर्ष पैमाने पर 50 भाग हैं तो इसका अल्पतमांक होगा। तो देखिए चैप्टर 2 में हम सीख चुके हैं कि जो अल्पतमांक होता है वह बराबर होता है चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो चूंकि चूड़ी अंतराल है 0.5 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर जो खानों की संख्या है वह है 50, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि शीर्ष पैमाने पर 50 भाग हैं, ठीक है, अर्थात ये खानों की संख्या दी हुई है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो दशमलव काटेंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, फिर 5 एकम 5 बचेगा 100, तो यह हो जाएगा 1/100 जो कि यह आएगा मिलीमीटर में। तो जब हम 100 से भाग कराएंगे 1 में तो 0.0 फिर 0 लगाएंगे फिर 0 अक्कम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 0.01। तो देखिए जो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शनों में यहाँ पर 0.01 मिलीमीटर नहीं दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन दिया तो है 0.01 लेकिन वह सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो यह मिलीमीटर है तो इसे हम सेंटीमीटर बना लें। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो अब हमें 10 से भाग कराकर इसे सेंटीमीटर बना लेना होगा, ठीक है। तो यह बन जाएगा सेंटीमीटर जब हम 10 से भाग कराएंगे। तो जब यह दशमलव कटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो जब हम 1000 से 1 में भाग कराएंगे तो 0.0 फिर 0 लगाएंगे, अभी भी 1 कम है तो 0 0 और 1000 कम 1000, तो यह आएगा 0.001 जो कि यह आएगा सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन 1 में भी दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, अतः सही विकल्प है पहला 0.001 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है, सामान्यतः अपेक्षित आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है किलोग्राम में, डिग्री सेल्सियस में, प्रतिशत में या जूल में? तो इसका सही विकल्प है तीसरा प्रतिशत में। फिर अगला प्रश्न है, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न होता है एक विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक गुरुत्वीय क्षेत्र या कोई क्षेत्र नहीं? तो इसका सही विकल्प है दूसरा एक चुंबकीय क्षेत्र। फिर अगला प्रश्न है, यदि क्रांतिक कोण का मान c हो तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang हो तो Ang बराबर c, Ang बराबर साइन c, Ang बराबर 1/sin c, Ang बराबर 1/c। तो इसका जो सही विकल्प है वह है तीसरा Ang बराबर 1/sin c। फिर अगला प्रश्न है, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर है। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह है चौथा, वस्तु तथा आसपास के तापांतर के समानुपाती होता है। फिर अगला प्रश्न है, स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए जस्ते की प्लेट पर लेप करते हैं चांदी का, गंधक का, पारे का या निकिल का? तो सही विकल्प है तीसरा पारे का। फिर अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है आवृत्ति, चाल, तरंग दैर्घ्य या तरंग संख्या? तो इसका सही विकल्प है पहला आवृत्ति। फिर अगला प्रश्न है, ऋतु अनुसंधान वेधशालाओं में जो नोट नहीं की जाती है वह है वायु का दाब, वायु में आर्द्रता, अधिकतम एवं न्यूनतम ताप या वायु की ऊष्मा? तो इसमें सही विकल्प है चौथा वायु की ऊष्मा। फिर अगला प्रश्न है,
ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, 1 हो जाता है या कम हो जाता है, तो सही विकल्प है चौथा, कम हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 100 भाग अंकित हैं। यदि पेंच का चूड़ी अंतराल 1/2 मिलीमीटर हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होगा। तो चूंकि यह भी प्रश्न चैप्टर 2 से ही लिया गया है, जिसमें शीर्ष पैमाने पर कुल 100 भाग हैं और जो चूड़ी अंतराल है वह है 1/2 मिलीमीटर और हमें अल्पतमांक इसका पता करना है। तो अल्पतमांक बराबर होता है चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो चूड़ी अंतराल हमारे पास है 1/2 और इसके बटे हमें करना होगा वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या जो कि है 100। ठीक है, तो अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा 1/2 और यह 100 तो नीचे ही रहेगा, तो यह हो जाएगा 1/200। तो 200 से अब 1 में भाग करा लें तो 0.0, अभी भी कम है 0, फिर 0 लगाएंगे, अभी भी कम है तो एक 0 लगाकर यहाँ पर फिर 0 लगा लें, तो 200 पंचे हो जाएगा 1000। ठीक है, अतः जो अल्पतमांक आएगा वह आएगा 0.005 मिलीमीटर। अतः सही विकल्प है दूसरा 0.005 मिलीमीटर। फिर अगला प्रश्न है, कंपन करते हुए किसी सुरित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि का वेग 400 मीटर प्रति सेकंड है तथा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है, तो सुरित्र की आवृत्ति होगी। तो देखिए चूंकि यहाँ पर वेग v दिया हुआ है, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य लैम्डा दिया हुआ है और हमें आवृत्ति अर्थात हमें n ज्ञात करना है। तो देखिए v लैम्डा और n में जो संबंध होता है वह होता है v बराबर n लैम्डा। तो यहाँ से यदि हम n का मान ज्ञात करें तो n बराबर हो जाएगा v/, लैम्डा। तो v का मान हमारे पास है 400 मीटर प्रति सेकंड और लैम्डा का मान है 2। तो 2 से जब हम 400 को काटेंगे तो बचेगा 200, अर्थात जो आवृत्ति होगी वह होगी 200 हर्ट्ज। अतः सही विकल्प है पहला 200 हर्ट्ज। फिर अगला प्रश्न है, जल कुंडल धारा मापी में आयताकार कुंडली को जिस फ्रेम पर लपेटा जाता है वह बना होता है तांबे का, चांदी का, एल्युमिनियम का या लोहे का, तो इसका सही विकल्प है चौथा, लोहे का। फिर अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, लाल रंग के लिए या बैंगनी रंग के लिए, तो इसका सही विकल्प है चौथा, बैंगनी रंग के लिए। फिर अगला प्रश्न है, किसी बिंदु पर किसी वस्तु से जाने वाली ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से उस बिंदु की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका सही विकल्प है चौथा, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई 10⁻14 मीटर के बराबर होती है, 1 माइक्रोन, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एक्सरे यूनिट या 1 मिलीमीटर, तो इसका सही विकल्प है तीसरा, 1 एक्सरे यूनिट। फिर अगला प्रश्न है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत पर, तो इसका सही विकल्प है चौथा, अनंत पर। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा किस प्रकार की भौतिक राशि है, सदिश, अदिश, पहला व दूसरा दोनों ऑप्शन या चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही विकल्प है दूसरा, अदिश राशि। फिर अगला प्रश्न है, लकड़ी के टुकड़े का भार W है, जल पर तैरा देने पर इसका आभासी भार होगा W से अधिक, W से कम या शून्य, तो इसका सही विकल्प है तीसरा, W से कम। फिर अगला प्रश्न है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, कैलोरी प्रति किलोग्राम में इसका मान होगा। तो देखिए जो गुप्त ऊष्मा है वह है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, तो इसका मान हमें कैलोरी प्रति किलोग्राम में पता करना है, अर्थात हमें इस ग्राम को किलोग्राम बनाना है। तो चूंकि यह जो 80 कैलोरी प्रति ग्राम है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो चूंकि ग्राम को हमें किलोग्राम बनाना है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हमें इस ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 80 बटे इस ग्राम की जगह पर हमें किलोग्राम लिखना है। तो चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 को हम 10⁻³ भी कहते हैं, और चूंकि हमें 1000 से इसे भाग कराना है तो इस ग्राम की जगह पर हम लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 10⁻³ है, तो जब हम इस घात को उठाकर ऊपर लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा 80 × 10⁻³ कैलोरी और प्रति में हो जाएगा किलोग्राम, तो कैलोरी प्रति किग्रा। अतः जो सही विकल्प है वह है दूसरा, 80 × 10⁻³
फिर अगला प्रश्न है किसी वर्नियर पैमाने के 10 भागों की लंबाई मुख्य पैमाने के 9 भागों की लंबाई के बराबर है। मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंकित है, उस यंत्र का अल्पतमांक होगा। तो देखिए इस अंकित प्रश्न का वीडियो चैप्टर 2 में ऑलरेडी बन चुका है, तो इस अंकित प्रश्न का हल फिजिक्स के चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है 0 अंश से कम ताप मापने हेतु जिस द्रव का उपयोग तापमापी में होता है वह है पानी, पारा, एल्कोहल या सरसों का तेल। तो इसका सही विकल्प है तीसरा एल्कोहल। फिर अगला प्रश्न है एक ही समय पर लिए गए मिट्टी के ताप में काली भूमि का ताप 37.6 डिग्री सेल्सियस है, तो सफेद मिट्टी का ताप होगा 34.9 डिग्री सेल्सियस, 36.7 डिग्री सेल्सियस, 34.7 डिग्री सेल्सियस या 31.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही विकल्प है डी 31.7 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला प्रश्न है पाला पड़ने के लिए निम्न अवस्थाओं में से अनुकूल अवस्था है वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना, आकाश का स्वच्छ ना होना, वायु का बहना या भूमि के निकट का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना। तो इसका सही विकल्प है डी भूमि के निकट का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना। फिर अगला प्रश्न है एक पिंड किसी पेड़ से विरामा अवस्था से गिराया जाता है, वह 5 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पेड़ की ऊंचाई होगी। तो देखिए इस अंकित प्रश्न का भी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो यदि इस अंकित प्रश्न का हल देखना चाहते हैं तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा तीसरा 125 मीटर। फिर अगला प्रश्न है एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, नियत त्वरण से गति करने पर 10 सेकंड के बाद उसका वेग 125 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, वस्तु का नियत त्वरण होगा। तो इस अंकित प्रश्न का भी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका हल देखने के लिए फिजिक्स की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर अगला प्रश्न है एक सरल लोलक 1/2 मिनट में 60 दोलन करता है, लोलक की आवृत्ति होगी। तो इसका सही विकल्प होगा 2 दोलन प्रति सेकंड, क्योंकि इस अंकित प्रश्न का भी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। फिर अगला प्रश्न है एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों या कोई क्षेत्र नहीं। तो इसका सही विकल्प है तीसरा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो अब निश्चित उत्तरी तथा अति लघुत्तरी प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है किसी परिपथ में प्रयुक्त विद्युत शक्ति की मात्रा का सूत्र विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा P बराबर V²/R। फिर अगला प्रश्न है उस यंत्र का नाम लिखिए जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एमीटर। फिर अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के लिए विचलन माध्य विचलन कहलाता है। तो उत्तर में हो जाएगा हरे रंग। फिर अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है। तो उत्तर में हो जाएगा विकिरण द्वारा। फिर अगला प्रश्न है एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो देखिए फोकस दूरी और क्षमता में जो संबंध होता है वह होता है P बराबर 1/F। तो 1/F जब रखेंगे जब F का मान मीटर में हो, और दूसरा सूत्र हम लिख सकते हैं 100/F। तो 100/F जब रखेंगे जब F का मान सेंटीमीटर में हो। तो देखिए P बराबर 1/F होता है या 100/F भी होता है। तो जब हमें F का मान ज्ञात करना होगा तो हम 1/P रखेंगे, ठीक है। तो जब हम 1/P रखेंगे तब F का मान मीटर में आएगा, और जब हम 100/P करेंगे तो F का मान सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए यदि F का मान मीटर में प्राप्त करना चाहते हैं तो 1/P कर दें, और F का मान यदि सेंटीमीटर में प्राप्त करना चाहते हैं तो 100/P कर दें, ठीक है। तो चलिए F का मान सेंटीमीटर में पता कर लें। तो यह हो जाएगा 100/P, और P का मान है 4। तो यह हो जाएगा 4 × 4 25 × 100। तो F का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर P का मान -4 डायोप्टर दिया हुआ है, तो माइनस यह इसलिए है क्योंकि लेंस अवतल रहा होगा, और अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए F का जो मान रखेंगे वह -25 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यह अवतल लेंस है। फिर अगला प्रश्न है कार्य की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर में हो जाएगा किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में जो विस्थापन होता है वह कार्य कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है 3 प्रतिरोधों R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए जो 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3, तो यदि इन्हीं प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब हम क्या करेंगे, इन प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, अर्थात R बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3,
और जो इसका समांतर क्रम होगा वह होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको चाहें तो इतना ही रख सकते हैं, या यदि हम इसको पूरा हल करना चाहते हैं तो यह देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/r बराबर r1 r2 r3, यह तो हो जाएगा एलसीएम। तो चूंकि इसके पास r1 है और r1 यहाँ पर भी है, r2 r3 नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा r2 r3, फिर प्लस इसी प्रकार यहाँ पर r2 है तो r2 से r2 कट जाएगा तो r1 और r3 बचेगा, तो यहाँ पर लिख दें r1 r3। फिर अगले पद में यहाँ पर 1/r3 है तो r3 से यह r3 कट जाएगा तो r1 r2 बचेगा, तो प्लस r1 r2। तो चूंकि हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसको अब पलट लें तो यह हो जाएगा r/1, तो बटे में 1 ना रखें। तो जब हमने इधर पलटा है तो इधर भी हमें पलटना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा r1 r2 r3, यह ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले जो पद हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर r2 r3 है और यहाँ पर r1 r2 है और चूंकि इनको जोड़ना ही है तो इसको हम क्रमानुसार लिख सकते हैं, अर्थात यह हो जाएगा r1 r2 प्लस r2 r3 और प्लस r3 r1। तो जो यहाँ पर यह किया गया है तो इतना हमें सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ इतना ही सूत्र याद कर लें। तो इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा।